अगर मैं आपसे कहूं कि देश के गोदामों में ना लाखों टन चीनी भरी पड़ी है। हाँ, और इस साल तो बम्पर पैदावार होने की भी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। मतलब ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है, लेकिन फिर भी सरकार ने इसके निर्यात पर यानी एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से ताला लगा दिया है। और वो भी ऐसा ताला जो 30 सितंबर 2026 तक नहीं खुलने वाला। हाँ, तो आखिर क्यों? आज के इस डीप डाइव में ना हम इसी विरोधाभास को डिकोड करने वाले हैं। विषय सुनने में और स्वाद में तो बहुत मीठा है, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है, जो अर्थशास्त्र है, वो काफी तीखा है। बहुत तीखा है। मतलब एक आम सी दिखने वाली चीज ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गई है। सही कहा आपने। जो चीज हर घर की रसोई में है, चाय से लेकर त्योहारों की मिठाइयों तक में है, वो अचानक से इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और क्लाइमेट चेंज के बिल्कुल केंद्र में आकर कैसे बैठ गई, मैं यही सोच रही थी। असल में यही इस पूरे मुद्दे की सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं ना, नीतियों को सिर्फ आज के नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि आज गोदाम भरे हैं तो कल भी भरे रहेंगे, लेकिन नीतियां सिर्फ आज को देखकर नहीं बनाई जाती। तो मतलब सरकार कुछ और ही देख रही है? हाँ, सरकार का ये जो फैसला है एक्सपोर्ट को पूरी तरह प्रोहिबिटेड या प्रतिबंधित श्रेणी में डालने का, ये कोई घबराहट में लिया गया फैसला नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है ये? अगर हम डेटा और ट्रेंड्स को गहराई से समझे ना, तो ये भविष्य के उन खतरों को भांप कर किया गया एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मतलब खतरा आने से पहले ही हमला कर देना। बिल्कुल, एक ऐसा एहतियाती कदम जो 2026 में आने वाले एक बहुत बड़े संकट को टालने के लिए आज ही उठाया गया है। मुझे ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन किसी भी इतने बड़े फैसले की जो जड़ें होती हैं ना, वो हमेशा आंकड़ों में छिपी होती हैं। हाँ, बिना डेटा के तो कोई इतनी बड़ी पॉलिसी नहीं बनती। सही बात है। तो हमारे पास जो रिसर्च और डेटा है, अगर हम उसमें 2025-26 के पेराई वर्ष, जिसे क्रशिंग ईयर कहते हैं, उसके गणित को देखें तो सच कहूं एक बहुत अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। चलिए फिर थोड़ा गणित लगाते हैं इसका। हाँ बिल्कुल। तो जो अनुमानित आंकड़े हैं ना, उनके हिसाब से 2025-26 के लिए शुरुआती स्टॉक, मतलब जो चीनी पहले से गोदामों में रखी है, वो लगभग 50.03 लाख टन है। एकदम सही। और इसमें हमें इस साल के उत्पादन को भी तो जोड़ना होगा। बिल्कुल जोड़ना होगा। और इस साल उत्पादन का अनुमान करीब 279 लाख टन का है। तो अगर हम 50 लाख टन और 279 लाख टन को जोड़ दें तो हमारे पास कुल सप्लाई हो जाती है करीब 329 लाख टन की। हाँ, 329.03 लाख टन। अब देखिए, भारत एक विशाल देश है, तो खपत भी उसी स्तर की होगी ना। जाहिर सी बात है। तो घरेलू मांग लगभग 280 लाख टन के आसपास आंटी गई है। और यहीं पर हमें वो सारा कैलकुलेशन समझना होगा जो सरकार के नीति निर्माता इस वक्त अपने बोर्ड रूम में बैठकर कर रहे हैं। तो 329 लाख टन की कुल सप्लाई में से हम 280 लाख टन घरेलू मांग को निकाल देते हैं। ठीक है, निकाल दिया। और मान लीजिए कि अगर बैन नहीं होता और हम वो 6.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट भी कर देते जो पाइपलाइन में था, हाँ, जो पहले से तय था, तो कुल मिलाकर हमारे पास साल के अंत में मतलब क्लोजिंग स्टॉक के रूप में 42.5 लाख टन चीनी बचेगी। 42.53 लाख टन, बिल्कुल। अब ईमानदारी से कहूं तो एक आम इंसान के नजरिए से 42.5 लाख टन चीनी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है चीनी का। सुनने में तो पहाड़ी लगता है ना? फिर इतना बड़ा पैनिक क्यों? क्या सरकार सिर्फ इस आंकड़े को देखकर इतना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट दांव पर लगा देगी? यही तो सबसे बड़ा कैच है। 42.5 लाख टन सुनने में बहुत विशाल लगता है, लेकिन भारत की आबादी भी तो बहुत विशाल है। बिल्कुल। जब आप इसे भारत की जनसंख्या और हमारी रोजमर्रा की खपत के स्केल पर तौलते हैं ना, तो ये आंकड़ा एकदम से सिकुड़ जाता है। अच्छा, कैसे? ये 42.5 लाख टन का जो बुफर है, ये 2016-17 के बाद से सबसे कम है। मतलब पिछले कई सालों में इतना कम बफर हमने नहीं देखा। अरे बाप रे। और अगर हम इसे समय के पैमाने पर बदलें, तो ये केवल 1.8 महीने यानी करीब 1.25 महीने की घरेलू जरूरत को पूरा कर सकता है। रुको, सिर्फ 1.8 महीने? मतलब अगर किसी वजह से नई चीनी बाजार में नहीं आए तो 55 दिनों के अंदर पूरे देश में चीनी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, खत्म हो जाएगी। और मामला सिर्फ 55 दिनों का नहीं है। आप ये भी तो देखिए कि ये कमी साल के किस समय में होगी। किस समय में? ये वो समय होता है जब देश में दिवाली और दशहरे जैसे बड़े त्योहारी सीजन चल रहे होते हैं। ओह, त्योहारी सीजन। तब तो मिठाइयों की वजह से मांग आसमान पर होती है। एकदम सही।
कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री और आम घरों की वजह से चीनी की मांग अपने चरम पर होती है। अब जरा सोचिए, देश में मांग पीक पर है और आपके पास बफर सिर्फ 1.8 महीने का है। ये तो बहुत रिस्की है। बहुत ज्यादा। ऐसे में अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत आ गई या सप्लाई चेन कहीं भी थोड़ी सी भी रुकी ना, तो बाजार में तुरंत कमी महसूस होने लगेगी। और जैसे ही कमी महसूस होती है, कीमतें आसमान छूने लगेंगी। हाँ, मतलब त्योहारी सीजन में अगर चीनी के दाम बेतहाशा बढ़ गए तो वो सिर्फ एक आर्थिक समस्या थोड़ी रह जाती है, वो तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। सरकार के पास ऐसे समय में ना गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो मतलब 1.8 महीने का बफर होने का मतलब है कि आप बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। हाँ, बस एक छोटा सा धक्का और आप खाई में गिर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं यहाँ थोड़ी सी असहमति जता सकती हूँ। मतलब मैं मानती हूँ कि 1.8 महीने का बफर कम है। हाँ, बताइए। मतलब 42.5 लाख टन चीनी गोदामों में मौजूद तो है। अगर कोई आपात स्थिति आती भी है तो सरकार उसे बाजार में उतार कर कीमतें कंट्रोल कर सकती है। इसमें संकट जैसी क्या बात है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल तार्किक है, लेकिन ये पूरी तरह से इस धारणा पर टिकी है कि जो कागज पर लिखा है वो सचमुच गोदाम में मौजूद है। अच्छा, तो क्या ऐसा नहीं है? और यहीं से ना इस पूरी कहानी का सबसे डार्क और चिंताजनक पहलू शुरू होता है। कैसा पहलू? सरकार और चीनी मिलों के बीच भरोसे की भारी कमी। डेटा की दुनिया में इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक टर्म उभर कर सामने आ रहा है, जिसे घोस्ट शुगर कहा जा रहा है। घोस्ट शुगर मतलब भूतिया चीनी? ये क्या है? क्या चीनी गोदामों से रहस्यमयी तरीके से वाष्प बनकर उड़ रही है? हाँ, वाष्प बनकर तो नहीं, लेकिन शायद कागजों के हेरफेर में जरूर गायब हो रही है। अच्छा, वो कैसे? थोड़ा समझाइए। इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। नियम के मुताबिक ना, हर चीनी मिल को भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को एक मंथली फॉर्म जमा करना होता है। मंथली रिपोर्ट टाइप का कुछ? हाँ, जिसे P2 फॉर्म कहते हैं। इसमें उन्हें अपनी इन्वेंट्री का पूरा हिसाब देना होता है कि उनके पास कितना स्टॉक बचा है। तो ये एक तरह का डिक्लेरेशन है, मतलब मिलें खुद बता रही हैं कि उनके पास कितनी चीनी है। बिल्कुल। तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? P2 फॉर्म के आंकड़े तो सीधे सरकारी डेटाबेस में जा रहे होंगे ना? दिक्कत यह है कि सरकार को अब इस बात पे बहुत गहरा संदेह होने लगा है कि P2 फॉर्म में जो कागजी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और मिलों के गोदामों में जो असली चीनी यानी फिजिकल स्टॉक रखा है, उन दोनों में अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। और इसी अंतर वाली चीनी को, जो कागज पर तो मौजूद है लेकिन गोदाम में नहीं है, उसे ही घोस्ट शुगर कहा जा रहा है। रुको, अगर P2 फॉर्म में गलत जानकारी दी जा रही है तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? मतलब कोई मिल मालिक अपनी चीनी का स्टॉक गलत क्यों बताएगा? इसके कई आर्थिक कारण हैं। क्या वो इसे ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं या फिर कोई और इकोनॉमिक्स काम कर रहा है यहाँ? असल में ये पूरी तरह से इंसेंटिव के स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। कई बार मिलें अपना स्टॉक ज्यादा दिखाती हैं ताकि उन्हें बैंकों से ज्यादा वर्किंग कैपिटल लोन मिल सके। लोन के लिए कागजी स्टॉक बढ़ा देते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ कभी कभी वो कागज पर स्टॉक को बनाए रखते हैं, लेकिन असल में उसे ऑफ द रिकॉर्ड बाजार में ऊंचे दामों पर बेच चुके होते हैं, ताकि टैक्स या कोटा सिस्टम से बच सके। एकदम सही। अब आप ही सोचिए, अगर ये घोस्ट शुगर पूरे देश के स्तर पर लाखों टन में हो तो क्या होगा? बाप रे, अब मुझे समझ आ रहा है कि ये कितना बड़ा जोखिम है। मतलब सरकार अपने दिल्ली के ऑफिस में बैठकर P2 फॉर्म के आधार पर ये सोच रही है कि हमारे पास 42.5 लाख टन चीनी है, सब ठीक है। हाँ, सरकार तो निश्चिंत बैठी है। लेकिन असल में वहां गोदाम में शायद 30 लाख टन ही बची हो। बिल्कुल। और यही वो डरावना परिदृश्य है जिससे सरकार हर हाल में बचना चाहती है। सोचिए, अगर सरकार इन P2 फॉर्म्स पे भरोसा कर लेती और खुश होके एक्सपोर्ट खोल देती। हाँ, मान लीजिए 5-6 लाख टन चीनी विदेश चली जाती और फिर अचानक दिवाली के समय कीमतें बढ़ने लगती। तब सरकार तुरंत आदेश देती कि गोदामों में रखी वो 42 लाख टन चीनी बाजार में उतारो। और जब अधिकारी गोदामों का दरवाजा खोलते तो वहां सन्नाटा होता, चीनी है ही नहीं। वो तो एक नेशनल लेवल का स्कैंडल बन जाता। बिल्कुल स्कैंडल बन जाता। देश में चीनी के लिए हाहाकार मच जाता, कीमतें डबल हो जाती और सरकार के पास बाजार में दखल देने के लिए एक दाना भी नहीं बचता। यही सबसे बड़ी वजह है कि सरकार ने सीधा प्रोहिबिटेड का बोर्ड लगा दिया है। मतलब कोई रिस्क नहीं लेना है। हाँ, वो स्पष्ट संदेश दे रही है कि जब तक हमारे पास एक एक बोरी का पुख्ता फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, जब तक हमें यकीन नहीं होता कि घोस्ट शुगर सिर्फ एक भ्रम है, बिल्कुल, और असली चीनी हमारे पास सुरक्षित है, तब तक हम कोई जोखिम नहीं लेंगे। ये तो सिर्फ घरेलू मोर्चे की बात हुई ना।
कागजों का हेरफेर और बफर स्टॉक की कमी। हाँ, ये तो सिर्फ देश के अंदर की बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा और जूम आउट करें तो मुझे लगता है कि ये कहानी सिर्फ भारत के गोदामों तक सीमित नहीं है। मतलब बात 2026 तक के बैन की हो रही है। बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं आप। इसका सीधा मतलब है कि कोई ऐसा खतरा है जो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी आहट कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है। हाँ, अगर घरेलू मोर्चे पर आंकड़ों की धुंध है ना, तो बाहरी मोर्चे पर एक बहुत ही साफ और भयावह तिहरा खतरा मंडरा रहा है। तिहरा खतरा यानी ट्रिपल थ्रेट। हाँ, और ये वो असली वजह है जिसने इस बैन को 2026 तक खींच दिया है। तो इसमें सबसे पहला खतरा क्या है? इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा आसमान से जुड़ा है, अल नीनो। अच्छा, अल नीनो मतलब प्रशांत महासागर के तापमान में होने वाला वो बदलाव जो हमारे यहाँ मॉनसून का पूरा गणित ही बिगाड़ देता है। बिल्कुल वही। लेकिन क्या अल नीनो का खतरा अभी टला नहीं है? मैंने तो सुना था कि इसका असर कम हो रहा है। नहीं, टला नहीं है, बल्कि ये एक नया रूप ले रहा है। जो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स है ना, वो बहुत ही चिंताजनक भविष्यवाणी कर रहे हैं इस वक्त। क्या भविष्यवाणी है? उनका अनुमान है कि एक कमजोर से मध्यम स्तर का अल नीनो 2026 के अंत तक लगातार बना रह सकता है। बाप रे, 2026 के अंत तक? हाँ, और सबसे डराने वाली बात यह है कि इसके बाद इसके और मजबूत होने की भी बहुत प्रबल आशंका है। और भारत में गन्ने की खेती के लिए इसका सीधा मतलब क्या है? क्योंकि गन्ने को तो वैसे भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। गन्ने की फसल वाटर गजलिंग यानी भारी मात्रा में पानी पीने वाली फसल मानी जाती है। हाँ, वो तो है ही। अगर आप महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों को देखें तो वहाँ गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर मॉनसूनी बारिश और ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर है। तो बारिश कम होगी तो सीधी सी बात है, नुकसान होगा। अल नीनो का सीधा मतलब है सामान्य से कम बारिश और औसत से ज्यादा तापमान। तो जो फसल अभी लगी है क्या वो भी बर्बाद हो जाएगी? नहीं, आज खेतों में जो गन्ना खड़ा है ना, शायद उस पर इसका इतना बुरा असर ना पड़े। अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है उस फसल में जो 2027-28 के क्रैशिंग सीजन के लिए बोई जाएगी। उसके लिए कम बारिश किसी बड़ी आपदा से कम नहीं होगी। मतलब आगे चलकर पैदावार बुरी तरह गिर सकती है। बिल्कुल। तो एक तरफ तो पानी की सप्लाई कटने का डर है, लेकिन जो दूसरा खतरा है जो मैंने रिसर्च में पढ़ा, वो मौसम से नहीं बल्कि इंसानी दुनिया के तनावों से आ रहा है। हाँ, जियोपॉलिटिक्स। तो ईरान युद्ध और फर्टिलाइजर का संकट, गन्ने और पश्चिम एशिया के तनाव का क्या सीधा लिंक है? ये लिंक ग्लोबल सप्लाई चेन की नसों से होकर गुजरता है। अच्छा, कैसे? देखिए, गन्ने की खेती के लिए सिर्फ पानी ही नहीं चाहिए होता, बल्कि भारी मात्रा में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत होती है। हाँ, पोटैश, यूरिया, डीएपी वगैरह। बिल्कुल। इन सब के बिना गन्ने की हाई यील्ड यानी बम्पर पैदावार संभव ही नहीं है। और आपको पता ही होगा कि भारत इन फर्टिलाइजर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। और वो आयात पश्चिम एशिया से होता है ना? हाँ, और वो एक बहुत ही संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, जिसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। हॉर्मुज डेल डमरू मध्य, ये दुनिया के सबसे अहम चोक पॉइंट्स में से एक है ना? एकदम सही। पश्चिम एशिया में खासकर ईरान और इजराइल के आसपास जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, उसने इस पूरे रूट को खतरे में डाल दिया है। तो अगर वहां कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है तो सिर्फ तेल ही नहीं रुकेगा, फर्टिलाइजर से भरे मालवाहक जहाजों का रास्ता भी चौक हो जाएगा। और जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा कि फर्टिलाइजर की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, या हो सकता है कि सप्लाई ही पूरी तरह रुक जाए। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करूं, मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी और आधुनिक फैक्ट्री चला रहे हैं। ठीक है। उस फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, लगातार बिजली की सप्लाई और कच्चे माल की। हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो गन्ने की खेती के लिए पानी वो बिजली है और फर्टिलाइजर्स वो कच्चा माल है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब मौसम कह रहा है कि बिजली कटने वाली है और जियोपॉलिटिक्स कह रही है कि कच्चे माल के ट्रक रास्ते में ही रोक दिए गए हैं, और वो भी दोनों एक साथ। बिल्कुल, ये फैक्ट्री वाला उदाहरण एकदम सटीक है। जब बिजली और कच्चा माल दोनों साथ कट जाएं, तो फैक्ट्री का आउटपुट क्या होगा? 0 हो जाएगा। वही गन्ने की खेती के साथ होगा। ये एक डबल वैमी यानी दोहरा झटका है। आसमान से पानी नहीं गिरेगा और जमीन में डालने के लिए पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। ये तो सच में बहुत डरावना है। 2026 और 2027 में पैदावार किस स्तर तक गिर सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो सरकार इसी खौफनाक भविष्य को अपने रडार पर देख रही है। हाँ, वो आज ही अपने दरवाजे सील कर रही है ताकि कम से कम आज की चीनी को कल के इस भयंकर संकट के लिए बचाया जा सके।
ये सब सुनकर तो किसी को भी पसीना आ जाए। लेकिन मुझे यहाँ एक डेविल्स एडवोकेट का रोल निभाने दीजिए। बिल्कुल, पूछिए। मैं मानती हूँ कि घरेलू सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन जब भारत अचानक से अपने एक्सपोर्ट बंद कर देता है, तो क्या इससे इंटरनेशनल बाजार में भारत की एक रिलायबल सप्लायर यानी भरोसेमंद सप्लायर वाली छवि खराब नहीं होती? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब जो देश हमारी चीनी पर निर्भर हैं, वो तो यही कहेंगे ना कि भारत ने हमें बीच मझधार में छोड़ दिया और आ जाएंगी। उनका विदेशी मुनाफा तो पूरी तरह मारा गया ना। देखिए, आपका पहला पॉइंट बिल्कुल जायज है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर ये एक कड़ा कदम है और छवि पर असर पड़ता है। लेकिन जब बात देश के अंदर 1.4 अरब लोगों की फूड सिक्योरिटी और महंगाई की आती है ना, तो कोई भी सरकार ग्लोबल इमेज के बजाय अपनी घरेलू स्थिरता को ही चुनेगी। वो तो है, घर संभालना पहले जरूरी है। और जहां तक आपके दूसरे पॉइंट का सवाल है, चीनी मिलों के नुकसान का, यहीं पर अर्थशास्त्र एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। अच्छा, वो कैसे? अगर आप बाजार के प्राइस पैरिटी यानी कीमतों के गणित को गहराई से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि चीनी मिलों को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। सच में? बल्कि मैं तो कहूंगा कि शायद सरकार ने उन्हें घाटे के सौदे से बचा लिया है। ये तो बड़ा अजीब दावा है। मतलब निर्यात करने पर तो हमेशा ज्यादा पैसा मिलता है ना, डॉलर में कमाई होती है, ये घाटे का सौदा कैसे हो गया? चलिए जरा इसका गणित समझाइए मुझे। बिल्कुल, आंकड़ों पर बात करते हैं। वर्तमान में अगर कोई चीनी मिल अपनी चीनी देश के भीतर यानी डोमेस्टिक मार्केट में बेचती है, तो उसे लगभग 38 से 40.5 रुपए प्रति किलो की कीमत मिल रही है। ठीक है, 38 से 40.5 रुपए, ये एक्स फैक्ट्री प्राइस है ना? हाँ बिल्कुल। और अगर वो इसे विदेश में भेजते हैं, तो आपको क्या लगता है इंटरनेशनल बाजार में क्या भाव चल रहा है? अगर हम फ्री ऑन बोर्ड यानी FOB निर्यात कीमत की बात करें, तो मैंने पढ़ा था वो इस वक्त लगभग 41 रुपए प्रति किलो के आसपास बैठती है। बिल्कुल सही, 41 रुपए। तो गणित तो सीधा है, 40.5 रुपए के मुकाबले 41 रुपए ज्यादा है। हर किलो पर 50 पैसे या उससे ज्यादा का फायदा हो रहा है। इसमें घाटा कहाँ है? घाटा उन खर्चों में है जो इस 41 रुपए तक पहुंचने के लिए करने पड़ते हैं। अच्छा, हिडन कॉस्ट। हाँ, जब आप चीनी को देश के अंदर बेचते हैं तो खर्चे अलग होते हैं, लेकिन जब आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको इंटरनेशनल मानकों के हिसाब से विशेष बैगिंग करनी पड़ती है। पैकेजिंग महंगी होती होगी। उसके बाद मान लीजिए उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों से चीनी को बंदरगाहों तक ट्रकों या मालगाड़ी में भरकर लाना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस, शिपिंग के खर्चे। क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये सब मिलाकर 1 किलो पर कितना खर्च बैठता है? पता नहीं, शायद 50 पैसे, 1 रुपया। नहीं, ये खर्च कम से कम 2.5 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाता है। 2.5 रुपए? हाँ, अब जरा अपना कैलकुलेटर निकालिए। इंटरनेशनल बाजार से आपको मिले 41 रुपए, और उसमें से 2.5 रुपए तो लॉजिस्टिक्स में ही उड़ गए। तो मिल के हाथ में असल में क्या आया? अरे बाप रे, 41 माइनस 2.5 यानी 38.5 रुपए। बिल्कुल, सिर्फ 38.5 रुपए प्रति किलो। यही तो मैं कह रहा था। मतलब वो विदेश भेजकर मेहनत भी ज्यादा कर रहे हैं और पैसा भी कम कमा रहे हैं। बिल्कुल, इसे ही हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक प्राइस के बीच पैरिटी नहीं है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। निर्यात असल में इस वक्त आर्थिक रूप से प्रैक्टिकल है ही नहीं। कई बार मिलें सिर्फ अपना पुराना कोटा पूरा करने या विदेशी खरीदारों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट कर देती हैं, भले ही उनका मार्जिन कम हो। हाँ, लेकिन सरकार के ये जो बैन है ना, वो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के नाम पर जो पाबंदी लगाई है, वो असल में मिलों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद ही साबित हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि अब उनका पूरा फोकस उस घरेलू बाजार पर है जहां उन्हें बेहतर कीमत मिल रही है। अरे हाँ, ये तो सच में कमाल का विरोधाभास है। कभी कभी नीतियां और बाजार इस तरह से आपस में उलझते हैं ना, कि जो पाबंदी बाहर से देखने पर एक सजा लगती है, वो अंदर से एक सुरक्षा कवच बन जाती है। बहुत सही कहा आपने। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार एक्सपोर्ट रेवेन्यू कमाने के मुंह में नहीं पड़ना चाहती। बिल्कुल नहीं। वो जानती है कि फ्यूल और फर्टिलाइजर के महंगे होने का जो तूफान आने वाला है, उससे निपटने के लिए देश के अंदर चीनी का भरपूर भंडार होना ही सबसे बड़ी ढाल है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला है आपने। ये पूरा प्रोहिबिटेड स्टेटस सिर्फ आज के आंकड़ों को मैनेज करना नहीं है। तो फिर क्या है? ये भविष्य की अनिश्चितताओं के खिलाफ भारत की अर्थव्यवस्था की शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। बहुत गहरी बात कही आपने। तो आज के इस डीप डाइव का सार यही है कि चीनी के निर्यात पर यह बैन सिर्फ 2024 या 25 की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह 2026 के खराब मॉनसून, गायब होती इन्वेंट्री और दुनिया के दूसरे कोने में चल रहे युद्ध से भारत की रसोई को बचाने की एक बेहद जटिल लेकिन जरूरी कोशिश है। हाँ, एक बहुत ही सोची समझी रणनीति।
हमने आज की इस चर्चा में देखा कि कैसे मौसम का मिजाज, फॉर्म P2 के कागजी आंकड़े और समुद्र के रास्ते आने वाले फर्टिलाइजर मिलकर एक साधारण सी चीनी को सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना देते हैं। और मुझे लगता है कि ये चर्चा बहुत सी चीजों को साफ कर देती है। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले मैं इस पूरी तस्वीर को पलट कर देखना चाहूंगी। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पे मजबूर कर दे। बताइए। हम तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, अपनी सरहदों को बंद करके अपने बफर स्टॉक को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। जी बिल्कुल है। जब दुनिया का इतना बड़ा खिलाड़ी अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए ग्लोबल मार्केट के दरवाजे अपने मुंह पर बंद कर लेता है, तो वैश्विक बाजार में क्या भूचाल आता होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन छोटे देशों का क्या होगा जो अपनी रोजमर्रा की मिठास के लिए भारत के निर्यात पर निर्भर हैं? क्या हमारी ये सुरक्षात्मक रणनीति अनजाने में ही दुनिया के बाकी हिस्सों में महंगाई और अस्थिरता का एक नया तूफान तो नहीं ला रही? क्या हम अपने देश की महंगाई को रोकने के चक्कर में महंगाई को दुनिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सुनने वालों को जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस जुड़ी हुई ग्लोबल इकोनॉमी में ना, जब एक देश अपना गोदाम भरता है तो किसी और देश में शायद खाने की थाली महंगी हो जाती है। आज के इस बेहद दिलचस्प डीप डाइव में हमारे साथ इस जटिल पहेली को सुलझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और उसकी गहराइयों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और हर सामान्य सी दिखने वाली चीज के पीछे के बड़े कारणों पर सवाल उठाते रहिए।